नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवगिरी किले की यात्रा पर, जिसे दौलताबाद का किला भी कहा जाता है। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। देवगिरी का किला भारत के उन चुनिंदा किलों में से एक है जिसे सीधे तौर पर युद्ध में कभी नहीं जीता गया। इस किले को जीता गया तो केवल अंदरूनी दगाबाजी और छल कपट से ही। तो चलिए इस किले की यात्रा शुरू करते हैं। अभी हम खड़े हैं औरंगाबाद दौलताबाद हाईवे पर। यहाँ से देवगिरी का किला 17 किलोमीटर की दूरी पर है। संभाजी नगर से एलोरा गुफाओं के रास्ते पर दौलताबाद शहर के पास ही एक 600 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है देवगिरी का विशाल किला। किले में प्रवेश के लिए 25 रुपये का टिकट है। फॉरेनर्स के लिए टिकट 300 रुपये का है और कैमरा साथ है तो फॉर्म भरकर अलग से टिकट लेना पड़ेगा। ये है देवगिरी किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे महाकोट द्वार के नाम से जाना जाता है। महाकोट द्वार पर चढ़े ये लकड़ी के दरवाजे लगभग 900 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं और इन दरवाजों पर लगी इन लोहे की कीलों से हाथियों के आक्रमण को रोका जाता था। इस द्वार से किले के अंदर आते ही अंदर का गलियारा पूरा घुमावदार बना हुआ है। अंदर आने वाले दुश्मन और हाथियों की चाल को धीमा करने के लिए इसे जानबूझकर अर्धचंद्राकार में बनाया गया है। आगे बढ़ते ही एक बड़े से बरामदे में मध्यकालीन कई सारी तोपें रखी हुई है। यहाँ रखी हुई हर तोप काल और बनावट में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये एक लंबी सी तोप है जिसका मुंह ड्रैगन के आकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी पुरानी तोपें रखी हुई है। हालांकि पहले के समय में इन कमरों में आने वाले गेस्ट को रुकाया जाता था जो कि राजा से मिलने आते थे। यहाँ पर हमें किले की दीवारों में कई सारे धसे हुए तोप के गोले दिखाई देंगे जो शत्रु सेना द्वारा किले पर दागे गए थे। इन गोलों को निकालने का प्रयास नहीं किया गया क्योंकि निकालते वक्त इनका फटने का डर था। देवगिरी के किले में शत्रु सेना को चकमा देने के लिए कुल 52 डमी दरवाजे और प्रवेश द्वार बने हुए हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने इस बरामदे में आपको एक डमी दरवाजा दिखाई देगा जो कि दुश्मन सेना को चकमा देने के लिए बनाया गया था। दुश्मन सेना किले के अंदर आते ही इस नकली दरवाजे की तरफ आकर इसे तोड़ने की कोशिश करती थी जो कि एक 70 फीट गहरी खाई की तरफ खुलता है। इस दरवाजे को तोड़ने में शत्रु को समय लग जाता था और तब तक सेना मुख्य द्वार को बंद कर देती थी। देवगिरी के किले में शत्रु सेना को चकमा देने के लिए कुल 52 डमी दरवाजे और प्रवेश द्वार बने हुए हैं। ये है किले का दूसरा प्रवेश द्वार जिसके 900 वर्ष पुराने लकड़ी के दरवाजे आज भी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ से आगे दूसरे द्वार से किले में और अंदर आते ही आगे सीधा 90 डिग्री का घुमाव बना हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े बुरुज और दीवारें बनी हुई है। जैसे ही शत्रु सेना इस भाग में आती थी, बुरुज और दीवारों पर खड़े सैकड़ों सैनिक ऊपर से तीर और पत्थरों का भारी वर्षाव कर शत्रु का खात्मा कर देती थी। ये है देवगिरी किले का तीसरा प्रवेश द्वार जो फिर से 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है, जो शत्रु सेना की चाल को फिर से धीमा कर देता था। देवगिरी किले का निर्माण यादव राजा भीलम देव ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। आगे लगभग 200 वर्षों तक यादव राज के बाद खिलजी, तुगलक और फिर मुगलों ने देवगिरी पर राज किया। सन 1327 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया था। इस तुगलकी फरमान की वजह से दिल्ली की लगभग सारी जनता और प्रशासन को देवगिरी लाया गया, लेकिन केवल 8 वर्षों बाद ही वो वापस दिल्ली लौट गया। यह है देवगिरी किले का सबसे बड़ा पानी का कुंड, लेकिन फिलहाल इसमें पानी नहीं है, पूरा सूखा हुआ है। इस कुंड का नाम है हाथी हौज, जिसकी गहराई 20 फीट की है। मध्यकाल में इस कुंड में सैनिकों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ से आगे चलिए भारत माता मंदिर की तरफ चलते हैं और हाथी हौज के सामने ये है भारत माता मंदिर का परिसर। किसी समय में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बाजार लगता था, जहाँ देश विदेश से कई बड़े बड़े व्यापारी आकर यहाँ लाखों रुपए का व्यापार किया करते थे और इसीलिए दौलताबाद को दौलतमंदों का शहर कहा जाता था। और ये है भारत माता मंदिर का अंदरूनी भाग, जिसके बीचों बीच भारत माता की मूर्ति स्थापित की हुई है। पूरे भारतवर्ष में ये भारत माता का एकमात्र मंदिर है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की है और यहाँ भारत माता की मूर्ति की रोज पूजा की जाती है। ये एक पुरातन मंदिर था
सन 1947 के बाद भारत सरकार ने यहाँ पर भारत माता की मूर्ति स्थापित कर इस मंदिर को भारत माता का नाम दे दिया। ये है चांद मीनार, 210 फीट ऊंची। कुतुब मीनार के बाद ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है, जिसका निर्माण सन 1435 में अलाउद्दीन बहामनी ने करवाया था। इस मीनार के नीचे बने महल को चांद महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे हम आ जाते हैं कालाकोट द्वार के पास, जिसे मृत्यु द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे किले की बनावट बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाती है। कई सारे डमी दरवाजे, कई भूल भुलैया वाले रास्तों के अंदर दुश्मन के सैनिक खोकर यहीं पर ख़त्म हो जाते थे और यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं जा पाता था। इस प्रवेश द्वार से अंदर आते ही यहाँ पर मुगल कालीन टैक्स कलेक्शन की हुंडी बनी हुई है, जहाँ पर पत्थर का एक घड़ा बनाया हुआ है। इसके अंदर जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो इसी के अंदर भरा जाता था। पूरे देवगिरी किले में जगह जगह इस तरह के कर वसूली के लिए पत्थर के घड़े रखे हुए हैं, जहाँ कर वसूल कर इन घड़ों में भरा जाता था। सामने दिखाई दे रहे इस महल का नाम है चीनी महल, क्योंकि इस महल के निर्माण में चीनी मिट्टी के टाइल्स का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे चीनी महल के नाम से जाना जाता है। ये एक राजकीय जेल थी जिसमें कई मराठा और मुगल राजाओं को कैद कर रखा गया था। अब हम इस किले के एक बड़े से बुरुज की तरफ चलते हैं, जहां पर एक बड़ी सी तोप रखी हुई है। इस तोप का पिछला भाग मेंढा यानी भेड़ की तरह बना हुआ है, इसलिए इसे मेंढा तोप कहते हैं। इस तोप की मारक क्षमता बहुत ही लंबी थी। इस तोप पर किला शिकन तोप लिखा हुआ है, यानी कि किला उद्ध्वस्त करने वाली तोप। इस तोप का निर्माण अफगानिस्तान के कारीगरों ने किया था। यहाँ से आगे हम मुख्य किले की तरफ चलते हैं, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मुख्य किले के चारों ओर 70 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी खाई बनी हुई है। इस खाई के पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ और जहरीले सांप हुआ करते थे। इस गहरी खाई की वजह से शत्रु सेना का मुख्य किले तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इस खाई के आगे 30 मीटर ऊंची पहाड़ की प्राकृतिक चट्टान है, जिसके ऊपर ये किला बना हुआ है और इस चट्टान को पार करना किसी भी दुश्मन सेना के लिए संभव नहीं था। इस गहरी खाई को पार करने का केवल एकमात्र रास्ता था और वो था ये पुल। आज इस खाई पर लोहे का पुल बना हुआ है, लेकिन पहले के समय यहाँ पर चमड़े का पुल हुआ करता था, जिसे शत्रु सेना आने पर खींचकर लपेट लिया जाता था और किले पर जाने का ये एकमात्र रास्ता बंद हो जाता था। आगे चलकर औरंगजेब ने अपनी सुविधा के लिए इस खाई पर पत्थर की सीढ़ियाँ बना दी थी। इन सीढ़ियों को आप इस ब्रिज के नीचे देख सकते हैं। और इतनी सारी मुश्किलें पार करके भी अगर शत्रु अंदर आ जाता तो भी वह जीत नहीं पाता, क्योंकि किले की असली सिर घुमा देने वाली भूल भुलैया तो अब शुरू होती है। यहाँ से आगे किले का निर्माण पूरे पहाड़ में चट्टानों को काट कर किया हुआ है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता एक छोटे से प्रवेश द्वार से है, जहाँ से आगे पूरा अंधेरा ही है। आगे दिखाई देने वाली रोशनी तब नहीं थी, और जैसे ही शत्रु सैनिक अंदर आते थे, पहले से ही अंधेरे में बैठे सैनिक उन्हें काट डालते थे। सन 1950 तक किले के इस पूरे भाग पर चट्टान की छत थी, जिससे इस पूरे भाग में अंधेरा ही छाया रहता था। लेकिन सैकड़ों वर्षों के हवा और पानी के घर्षण की वजह से सन 1950 में ये छत टूटकर गिर गई। ये जो सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, सन 1955 के बाद पुरातत्व विभाग ने टूरिस्टों की सुविधा के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई थी, ताकि टूरिस्ट भूल भुलैया से बचकर सीधा किले में ऊपर जा सके। किले के अंदर आने का ये एक संकरा रास्ता था, जहां शत्रु को झुककर अंदर आना पड़ता था। जैसे ही शत्रु इस रास्ते से झुककर अंदर आता था, यहां खड़े सैनिक उसकी गर्दन काट डालते थे और पास खड़े दूसरे सैनिक तुरंत शत्रु के धड़ को यहां से बगल में बने इस छोटे से रास्ते से खाई में फेंक दिया करते थे, जहां सैकड़ों भूखे मगरमच्छ उस पर टूट पड़ते। और यहाँ से देवगिरी किले का सबसे बड़ा आकर्षण इस भूल भुलैया की शुरुआत होती है। इस घोर अंधेरे भूल भुलैया में इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले रोशनी का कोई जरिया नहीं था। हाल ही के वर्षों में सरकार ने टूरिस्टों के लिए रोशनी की व्यवस्था कर दी है।
इस अंधेरे भूल भुलैया में कई सारे रास्ते और गलियां बनी हुई है और ये रास्ते आगे चलकर एक ही जगह पर मिल जाते हैं। शत्रु सेना जब इस भूल भुलैया के अंदर आती थी तब वो इन अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती थी और अंधेरे में भटकते हुए जब ये रास्ते जहाँ एक होते हैं वहाँ आते ही वो एक दूसरे को शत्रु सेना समझकर लड़ने लगते थे और इस तरह से इस भूल भुलैया की अंधेरी गलियों में भटकते हुए दुश्मन सैनिक एक दूसरे को खुद ही मार डालते थे। यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ नहीं है। पूरे पहाड़ के अंदर अखंड चट्टानों को काट कर इस भूल भुलैया को बनाया गया है। इन पूरे रास्तों को बनाया गया है, सीढ़ियों को बनाया गया है। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व इस भूल भुलैया को बनाया गया था इस किले में यादवों द्वारा। सोचिए क्या गजब की कलाकारी और जबरदस्त मेहनत होगी उस समय की। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस भूल भुलैया में अलग अलग साइड से 3 रास्ते आकर यहाँ मिल रहे हैं। बिना लाइट की इस भूल भुलैया से हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। पूरी तरह से रास्ता भटक जाएंगे और कहीं भी अटक कर गिर सकते हैं। चलिए अब इसमें से बाहर निकलते हैं। इस भूल भुलैया से किले पर आने का ये है एकमात्र रास्ता जिसे संकट समय में बंद कर दिया जाता और यहाँ से भूल भुलैया के अंदर जहरीला धुआं छोड़ दुश्मन को मारा जाता था। देवगिरी किले की इस गजब की बनावट को देख हम सोच सकते हैं कि क्यों कोई दुश्मन सेना इस किले को सीधे तौर पर युद्ध में नहीं जीत पाई थी। तो चलिए भूल भुलैया से आगे ऊपर चलते हैं गणेश मंदिर के पास में और वहां से बारादारी महल के पास। यहाँ से आगे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ सीधा गणेश मंदिर तक जाती है। पूरे देवगिरी किले पर ये एकमात्र हिंदू मंदिर है जो आज भी अच्छी स्थिति में है। सबसे ऊपरी महल तक आने के लिए आपको काफी ज्यादा दम लग जाता है। अगर फिटनेस नहीं है तो ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देवगिरी किले के टॉप पर अभी हम आ गए हैं बारादरी महल के पास में। बारादरी महल का निर्माण दिल्ली के बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने अपना काफी लंबा समय देवगिरी किले पर बिताया था। यहाँ पर बहुत ही जोरों की ठंडी हवाएं चलती है। नीचे काफी ज्यादा धूप महसूस होती है लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी हवाएं हैं। इस महल का निर्माण बादशाह की सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया था, जहाँ पर महफिलें और दरबार लगा करते थे। काली टेकड़ी पर जाते हुए इस टेकड़ी के बेस में एक गुफा बनी हुई है जहाँ संत एकनाथ के गुरु जनार्दन महाराज की समाधि है। इस गुफा का दरवाजा बंद है इसलिए इस छोटे से झरोखे में से ही अंदर के दर्शन करते हैं। और ये है देवगिरी किले की सबसे ऊंची चोटी काली टेकड़ी, जिस पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। इस तोप की मारक क्षमता गजब की थी। 20 फुट लंबी इस तोप का नाम है दुर्गा तोप या धूलदान तोप। कहा जाता है कि आक्रमण करने वाली दुश्मन सेना इस तोप के डर से देवगिरी किले से कई किलोमीटर दूर अपना डेरा डालती थी। देवगिरी किले में महाकोट दरवाजे से लेकर इस काली टेकड़ी तक पहुंचने के लिए हमें कुल 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये है देवगिरी किले का लास्ट पॉइंट। चलिए अब यहाँ से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। देवगिरी का किला जिसे सीधे युद्ध में कभी कोई नहीं जीत पाया, चाहे कुतुब, खिलजी, मुगल या ब्रिटिश हो, इसे जीता गया तो केवल अंदरूनी छल कपट और दगाबाजी से ही। फ्रेंड्स, इस किले की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जर्नी में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।